एक समय की बात है। रामपुर के पास बसे एक छोटे से गांव हरियापुर में शरद अपनी पत्नी सरला और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। शरद की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम रूबी है। शरद अपने परिवार का भरण पोषण गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करके किया करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। शरद के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें सरला दिन भर मेहनत करने तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती थी और उन्हें गांव के बाजार में बेचा करती थी। गांव के सभी लोग सरला से ही सब्जियां खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि सरला के फल और सब्जियां बाजार में सबसे ताजा और शुद्ध हुआ करते थे। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। अरे सरला बहन, कैसी हो और कैसा चल रहा है काम धंधा? घर में सब ठीक है ना? आओ आओ रमेश भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप बताओ, आप कैसे हो? और आजकल निर्मला काकी नहीं दिखाई दे रही हैं, कैसी हैं वो? मैं तो ठीक हूँ सरला बहन, लेकिन माँ का क्या ही बताऊं। उनके पैरों में मोच आ गई है तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए बोला है। इसीलिए अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा बाजार आया हूँ, क्यों ना सब्जियाँ लेते चलूं। अच्छा ये बात है भैया, तब तो काकी का थोड़ा ख्याल रखो आप। अच्छा तो सरला बहन, ये बताओ आलू क्या भाव दिए? हमेशा की तरह 4 रुपए किलो। अच्छा ठीक है सरला बहन, 1 किलो आलू और कुछ बैंगन और टमाटर तौल दो। हाँ हाँ रमेश भैया, अभी देती हूँ। इतना कहकर सरला रमेश को सब्जियां तौल कर दे देती है और बदले में उससे पैसे ले लेती है। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। शरद, अरे ओ शरद, थोड़ा जल्दी पैर चलाओ भाई। कल सुबह जल्दी से ये माल दूसरे शहर में पहुंचाना है। ठेकेदार जी, आप फिक्र मत करिए, हम शाम होने से पहले पूरा माल लोड कर देंगे। अजी मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, खा लो। सुबह सुबह खाली पेट काम पर मत जाना। नहीं भाग्यवान, अभी देर हो रही है। ठेकेदार जी ने आज जल्दी काम पर बुलाया है, लौट कर खा लूंगा। लौट कर खा लूंगा, इसका क्या मतलब है जी? हमारे घर में एक वक्त की बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल पाता है और उसमें भी आप खाते नहीं हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? तू चिंता मत कर सरला, भगवान पर भरोसा रख। आज एक वक्त की रोटी मिल रही है, कल 2 वक्त की भी मिल जाएगी। हम दोनों मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शरद वहाँ से काम पर चला जाता है और सरला भी फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आ जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। राम राम सरला बहन, कैसी हो? और टमाटर क्या भाव दिए? ठीक हूँ राधा बहन, और टमाटर ज्यादा महंगा नहीं, बस 10 रुपए के 2 किलो है। अच्छा ठीक है, 2 किलो टमाटर और कुछ पालक और बैगन कर दो। सरला उस महिला को सब्जियां तौल कर देती है और उससे पैसे ले लेती है। क्या बात है सरला बहन, सुना है तुम गांव में सबसे अच्छी सब्जियां उगाती हो। हाँ रामचंद्र जी, बस अपने हिस्से का काम कर रही हूँ, बाकी सब तो ऊपर वाले की कृपा है। देख सरला, मैं सीधी बात करता हूँ, ये सब्जियां मुझे दे दे। तुम इन्हें कितनी मेहनत से खेत से यहाँ गांव के बाजार में बेचने आती हो, यहाँ ज्यादा दाम भी नहीं मिलता। रामचंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे नियमित ग्राहक रोज मेरा इंतजार करते हैं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैं तो बस तेरे भले के लिए ही कह रहा था। इतना कहकर रामचंद्र वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सरला दिन भर मेहनत करती और बाजार में सब्जियां बेचती। गांव वाले उसके ताजा हरी भरी सब्जियों के दीवाने थे। अगली सुबह जब सरला अपने खेत से सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने जा रही होती है, तभी उसके पास जमींदार श्यामलाल आता है। क्या बात है सरला,
आजकल तो खूब हरी भरी सब्जियां बेचे जा रही हो। बस आप लोगों की दया और ऊपर वाले की दया है जमींदार जी। वो सब तो ठीक है सरला, लेकिन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। जी जमींदार जी, कहिए क्या बात है। देख सरला, बात ये है, अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत भी तुम्हारे खेत से काफी बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत की सिंचाई करवानी है। जमींदार जी, मुझे केवल थोड़े से ही पानी की जरूरत होती है। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। देख सरला, मैं कुछ नहीं जानता, माफ करना, मैं कुछ नहीं जानता। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, आप तो हमारी अन्नदाता हो। अगर आप ही ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा। सरला की लाख मिन्नतों के बाद भी जमींदार श्यामलाल उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसके भाई रामचंद्र को सब्जी देने से इनकार कर दिया था और अब वो उसका बदला ले रहा था। बेचारी शोभा चुपचाप अपनी सब्जियां उठाकर दुखी मन से बाजार की ओर चल पड़ती है। वो बाजार पहुंचकर अपनी दुकान जमाकर सब्जियां बेचना शुरू ही करती है कि तभी जमींदार श्यामलाल का भाई रामचंद्र कुछ आदमियों के साथ उसके पास आ जाता है और वो न आओ देखता है न ताओ, अपने आदमियों के साथ मिलकर सरला की सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर देता है। ये क्या किया आपने रामचंद्र जी, मेरी सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर दिए। अरे सरला, तुमने मुझे सब्जियां और फल देने से इनकार कर दिया था तो ये उसी का इनाम है। और सुन, आज के बाद यहाँ सब्जियां लगाने की जरूरत मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारे परिवार समेत गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। रामचंद्र जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। यही तो एकमात्र सहारा है जिससे हमारे घर चूल्हा जल पाता है। अगर आपने ये किया तो हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत करो। अरे तू चुपचाप यहाँ से जा रही है कि नहीं? रामचंद्र सरला को बहुत खरी खोटी सुनाता है। बेचारी सरला कुछ भी नहीं कहती, सब चुपचाप दिल में कसक लिए दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ती है। क्या बात है बेटा, आज तुम खाली हाथ लौट रही हो और तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है। सरला अपने साथ जो हुआ वो सारी बातें अपनी सासू माँ को बताती हैं। बेड़ा गर्क रामचंद्र का, पता नहीं हम गरीबों को परेशान करके उसको क्या मिल जाएगा। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही शरद को जमींदार श्यामलाल के पास भेजती हूँ। कुछ देर बाद शरद भी घर आ जाता है। अरे क्या हुआ, सब लोग ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? शरद की माँ और सरला शरद को जमींदार श्यामलाल और उसके भाई रामचंद्र की सारी बातें बताती हैं। ये तो उन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ जी, ये तो आपके काम के अलावा एकमात्र हमारी आजीविका का सहारा था। अगर ये भी बंद हो गया तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जमींदार जी के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। इतना कहकर शरद जमींदार श्यामलाल के घर की ओर चल पड़ता है। आओ आओ शरद, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, आपने मेरी पत्नी सरला को आपके कुएं से पानी देने से मना क्यों कर दिया? और आपके भाई रामचंद्र ने भी उसकी सारी सब्जियां बाजार में फेंक दी थीं। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? आपको तो हमारे हालात के बारे में पता ही है साहब। अरे सुन शरद, मैं तुम्हें कब से मुफ्त में पानी दे रहा हूँ और बदले में कुछ नहीं मांगा, और अब गर्मी भी आ चुकी है, मुझे पानी की बहुत जरूरत है। अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। वैसे भी मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? हाँ, मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, चले जाओ यहाँ से। हाँ भैया, इसे हमारे कुएं से बिल्कुल भी पानी मत देना। इसकी पत्नी ने मुझे सब्जियां देने से इनकार कर दिया था, अब देखना इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जमींदार जी, ऐसा मत करो, अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं। अगर आपने हमें पानी नहीं दिया तो हमारे खेत का क्या हाल होगा। ऐसा मत करो जमींदार जी, मत करो ऐसा।
शरद उन दोनों भाइयों को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों शरद की एक नहीं सुनते। बेचारा शरद दुखी मन से वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। और शरद जब घर की ओर जा ही रहा होता है, तब उसके कानों में किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई पड़ती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे। शरद पास जाकर देखता है तो एक बूढ़ा आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा पानी के लिए चिल्ला रहा है। शरद दौड़ा दौड़ा जाकर पास से ही पानी लाता है और उस बूढ़े आदमी को पिलाता है। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे गिर गए थे? शरद के पूछने पर वो बूढ़ा आदमी सारी कहानी बताता है और शरद को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। शरद भी अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी? जमींदार जी ने क्या बोला? अरे भाग्यवान, जमींदार जी ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया और बोल रहे थे कि गर्मी आ चुकी हैं, अब मुझे खुद पानी की बहुत जरूरत है, तो हरगिज पानी नहीं दे सकता। अजी अब क्या होगा? हमारे खेत तो सूख जाएंगे, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों करते हो? हमारे खेत में जो पुराना कुआं है ना, उसे खोद लो, उसमें से पानी निकल जाएगा। वैसे तेरे पिताजी और मैं उस कुएं को एक दिन में खोद दिए थे। लेकिन अम्मा, उस कुएं को खुदवाने में बहुत सारा पैसा का खर्च हो जाएगा और इतने सारे पैसे अभी है ही कहाँ हमारे पास। अरे भाग्यवान, तुम पैसों की क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर उस कुएं को खोदेंगे, और जब मिस्त्री खोद सकता है तो हम क्यों नहीं खोद सकते? ठीक है जी, कल सुबह ही हम दोनों मिलकर उस कुएं की खुदाई शुरू कर देंगे। अगले दिन शरद कुआं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाता है। भाग्यवान, जल्दी से नाश्ता लगा दो, फिर कुएं की खुदाई के लिए हम दोनों खेत पर चलेंगे। अजी घर में थोड़े से चावल के अलावा खाने को कुछ बचा ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं भाग्यवान, जो भी है जल्दी से लगा दो, आज बहुत मेहनत का काम करना है। शरद रसोई में जाकर खाना खाने बैठा ही था कि तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। कोई घर पर है क्या? शरद बाहर आकर देखता है तो बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था। बेटा, कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। अरे, आप तो वही बूढ़े बाबा हैं ना, जो मुझे उस दिन रास्ते में प्यास से तड़पते जमीन पर गिरे हुए मिले थे? हाँ बेटा, मैं वही हूँ, और मैंने भी तुमको पहचान लिया। देखो, नियति का खेल तो देखो, आज भी मैं तुम्हारे ही घर आ पहुंचा। अरे बूढ़े बाबा, हम आपको कहाँ से खाने को दें? हमारे पास तो खुद खाने को लाले पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी शरद की स्थिति देखकर सब समझ गया और शरद से बोला, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अब मैं चलता हूँ। अरे बाबा रुकिए, सुनो सरला, तुमने जो चावल मेरे लिए खाने को रखे थे, तुम वो चावल बाबा को दे दो। अरे बेटा, अगर तुम्हारा सारा खाना मुझे दे दोगे तो तुम लोग क्या खाओगे? बाबा, आप हमारी चिंता ना कीजिए, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। अगर मैंने आपको खाली हाथ भेज दिया तो मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। बाबा बैठिए। सुनो सरला, जल्दी से बाबा के लिए कुछ खाना ला दो। शरद के कहने पर सरला शरद के हिस्से का सारा भोजन उस बूढ़े आदमी को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तुम दोनों अभी परेशानी में हो, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सब ठीक करेगा। ठीक है बाबा, आप तो बस हमें इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि जिस काम के लिए हम आज जा रहे हैं वो काम बस सफल हो जाए। हाँ बेटा, ऊपर वाला एक दिन तुम्हारी अवश्य सुनेगा। तुम अपनी मेहनत जारी रखो और ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना।
इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। शरद और सरला भी कुएं की खुदाई के लिए खेत में पहुंच जाते हैं। देखो भाग्यवान, इस कुएं में एक बूंद भी पानी नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है तुमको, इसमें पानी निकलेगा? आप परेशान मत होइए जी, अगर हम सच्चे दिल और मेहनत से इसकी खुदाई करेंगे तो पानी अवश्य निकल जाएगा। चलिए हम दोनों मिलकर उसकी खुदाई शुरू करते हैं। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादल और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अजी देख रहे हो, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ भाग्यवान, ये तो सच में चमत्कार हो गया। इस मौसम में बारिश होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, बारिश के आते ही हमारी फसलों में जान आ गई। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अभी के लिए बारिश आ गई, लेकिन हमें आगे का भी तो सोचना होगा। तो चलिए हम इस कुएं की खुदाई शुरू करते हैं। शरद नीचे कुएं में उतरकर कुएं की खुदाई कर देता है। बारिश के कारण मिट्टी गीली हो जाने से वो जल्दी ही कुएं की अधिकांश खुदाई कर लेता है। कुछ ही समय बाद मिट्टी के नीचे किसी चीज के टकराने की आवाज आती है और पानी निकलने लगता है। शरद जब मिट्टी हटाकर देखता है तो उसके नीचे एक तांबे का घड़ा निकलता है और कुएं से पानी निकालता देख शरद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो, कुएं से पानी निकल आया और ये देखो मुझे क्या मिला। शरद जल्दी से उस तांबे के घड़े को कुएं से बाहर निकालकर खोल कर देखता है तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतनी सारी सोने के सिक्के! भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इनसे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, मुझे तो लगता है ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। देखा सरला, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, आखिरकार उसने हमारी सुन ही ली। सरला और शरद आपस में ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास जमींदार श्यामलाल और उसका भाई रामचंद्र आ जाते हैं। ओए सुन शरद, ये सोने के सिक्के से भरा घड़ा मेरा है, ये चुपचाप मुझे दे दे। जमींदार जी, ये घड़ा तो मेरे खेत से कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद निकला है, तो फिर ये आपका कैसे हो गया? शरद, तू चुपचाप ये घड़ा मुझे देता है कि नहीं? पुलिस को बुलवाऊं क्या? जमींदार जी, मैं किसी से नहीं, अपने भगवान से डरता हूँ। आप मुझसे ज्यादा बदतमीजी मत कीजिए। अजी ये घड़ा आप इन्हें दे दीजिए, हम तो बस पानी चाहिए था, दे दीजिए। रामचंद्र, ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे वो घड़ा छीन ले। जमींदार और उसका भाई रामचंद्र जब शरद से वो सोने के सिक्कों वाला घड़ा छीन कर भाग रहे होते हैं तब वो घड़ा अचानक से उनके हाथ से गायब हो जाता है और उनके खेत एकदम से रेगिस्तान में बदल जाते हैं। भाई, ये क्या हुआ? वो घड़ा कहाँ गया और ये हमारे खेतों को क्या हुआ? एकदम से ये रेगिस्तान में कैसे बदल गए? वे दोनों भाई आपस में ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हो जाता है। उस बूढ़े को देखते ही उन दोनों का सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। अरे लालचियों, तुम दोनों ने मिलकर उन गरीबों को बहुत परेशान किया। तुम्हारा कर्म माफी के लायक नहीं है। तुम दोनों ने जो कर्म किए हैं ये उसी की सजा है। हमें माफ कर दो बाबा, हम दौलत के लालच में अंधे हो गए थे। माफ कर दो बाबा, हम आगे से जिंदगी में कभी लालच नहीं करेंगे और ना ही किसी गरीब को तंग करेंगे। वे दोनों भाई कसम खाते हैं कि अब वो अभी से बुराई का रास्ता छोड़ देंगे और आगे जिंदगी में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। बाबा ने भी उन दोनों को माफ करते हुए वहां से चले जाते हैं। उन दोनों भाइयों ने शरद के साथ जो किया उसके लिए वे शरद से माफी मांगते हैं। शरद भी उन्हें माफ कर देता है और वे सब मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।